एमपी पुलिस 2025 कांस्टेबल के पेपर जो कि स्टार्ट है 30 अक्टूबर से, उसके लिए ये सीरीज़ है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एएसआई सूबेदार स्टेनो उनका सिलेबस सेम है, जो कि क्या है 30 नंबर का आता है उनमें विज्ञान एवं सरल अंकगणित, 40 नंबर का आता है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान और 30 नंबर का आता है भौतिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। पैटर्न सेम है। तो हम इसके अंतर्गत जो कि 2023 में पेपर हुआ था इससे पहले एमपी पुलिस का कांस्टेबल के सारे पेपर्स की सीरीज हम सॉल्व करेंगे, लगभग 25-30 पेपर्स हैं उसमें। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पेपर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे करंट एग्जाम के लिए। तो हम आज पहला पेपर करते हैं जो कि है 12 सितंबर 2023 एमपी पुलिस कांस्टेबल का शिफ्ट फर्स्ट का। इसके क्वेश्चंस हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शहर, राज्य और देश के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? अब इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 सर्कल हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब हमें इतना तो समझ आता है कि शहर, राज्य और देश एक दूसरे से अलग नहीं है। हम समझ पा रहे हैं कि बड़ा स्तर क्या है, देश, उसके अंतर्गत आता है राज्य, एक राज्य के अंदर होते हैं कई सारे शहर। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि इस चीज को सबसे अच्छा कौन सा सर्कल, कौन सा ऑप्शन दर्शा पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि देश अलग है, राज्य अलग है और शहर अलग है। इसका अर्थ क्या हो सकता है, ये सही ऑप्शन है। थोड़ा करीब है, कैसे, एक देश, किसी देश के अंदर कई सारे राज्य हो सकते हैं, उन किसी एक राज्य में से उसके अंदर हो सकते हैं शहर। ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे अच्छा संबंध कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी। विषम शब्द का चयन करें। ZC, YD, XC, WF, VG, TG। ठीक है, अब हम यहाँ थोड़ा देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ Z के बाद एक अल्फाबेट घट गया, कम हुआ है Y, इसमें से एक और कम हुआ है, पीछे चलते चलना है X, पीछे गए W, यहाँ V, W X Y Z, यहाँ अगला एक और काम करके होना चाहिए था U, क्योंकि यहाँ U नहीं है। तो विषम शब्द कौन सा है? विषम शब्दों का समूह है TG। क्यों, यहाँ होना क्या चाहिए था U, और अगला टर्म, पहला टर्म क्या हो रहा है, Z से कम हुआ Y, Y से कम हुआ X, X से कम हुआ W, W से कम हुआ V, V से कम हुआ U होना चाहिए था, क्योंकि आंसर तो अभी ये है। मगर हमें क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि विषम शब्द का चयन करें, ऐसा ना दिया तो ये दिया होता अगला शब्द का समूह क्या आएगा। तो हम कैसे समझ पाते कि पहला पद है जो कि लगातार कम हो रहा है, तो Z से कम होकर Y हुआ, Y से कम होकर X हुआ, X से कम होकर W हुआ, W से कम होकर V और V से कम क्या होगा, U। दूसरा पद क्या हो रहा है, C, C से एक बड़ा D, D के बाद एक बड़ा E, E के बाद एक बड़ा F, F के बाद एक बड़ा G, G के बाद एक बड़ा क्या होना चाहिए था, H। तो अगर हमें प्रश्न दिया होता कि अगला शब्दों का समूह क्या, तो क्या होता U H। अभी क्वेश्चन दिया है कि विषम शब्द का चयन करें जो कि इन सब में अलग है, तो अभी आंसर क्या है, TG। अगला क्वेश्चन है विषम शब्द का चयन करें। अब इसमें हमें डायरेक्ट ऑप्शन दिए हैं, ना कि हमें ऐसा कोई सीरीज दी है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जब भी इस प्रकार के अल्फाबेटिकली क्वेश्चन आए तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए, जैसे A B C D E F, तो ऐसे कर लिए करो, पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। 6 के 4 पेयर बनेंगे और तो कितने हो जाएंगे, 24 अक्षर हो जाएंगे, 24 अल्फाबेट हो जाएंगे, और Y Z आ जाएगा 25 पर और 26 पर। मैं जल्दी से लिख देता हूँ आपके लिए, F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब हम देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है जो कह रहा है HL। HL मतलब ये H और ये L। पहले ऑप्शन में कितने का गैप आ रहा है, 3 का। दूसरा है LP, L के बाद है P, तो L और P में कितने का गैप आ रहा है, 3 का। तो ये दोनों तो समान हो रहे हैं, अर्थात अब हमें देखना पैटर्न क्या बन रहा है,
अक्षर से, एक शब्द से दूसरे शब्द में 3 का गैप आ रहा है। अब क्या है अगला ऑप्शन, टी एक्स, टी से लेके एक्स में इन दोनों शब्दों के अक्षर के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 3 का। तो आंसर तो ये है, क्योंकि तीनों में पैटर्न मैच होगा, इसमें होगा नहीं, आंसर तो ये है। अब हम देख भी लेते हैं कैसे। एन, एन के बाद क्या आ रहा है इसमें, के, मतलब पीछे 1 2 2 पीछे चला गया, बल्कि होना क्या चाहिए, 3 आगे जाना चाहिए था। तो आंसर है ये, विषम शब्द का चयन करें तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमें क्वेश्चन के लिए ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेट से, तो हम ऐसे लिख लें ए बी सी डी ई। लिखने के लिए हमें ये याद होना चाहिए कि ये होता है 6, ये हमारा 12, यहाँ तक आते होते हुए 18, यहाँ तक आते होते हुए 24, ये कौन सा नंबर का जाएगा, 25 और 26। ये हमारे काम आएंगे। आप लिख कर एक बार याद कर सकते हैं, 1 2 बार दोहराएंगे तो काफी कंठस्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। गलत संख्या बतानी है, वही जो पैटर्न को फॉलो ना करें, बाकी सारे जो हमारी संख्या है वो एक पैटर्न को फॉलो करें, एक संख्या जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी वो गलत है। हम देख ले रहे हैं, हम अब इसका कोई सटीक आंसर नहीं है, देखना पड़ेगा कि ये इस संख्या के बाद अगली संख्या कैसे आई होगी, कुछ जोड़कर घटाकर किसी चीज का गुणा करके हम देखते हैं कैसे आएगी। तो 25 से 36 कैसे आया होगा, हम समझ पा रहे हैं कितना जोड़ा है, 11, ठीक है। 36 से 48 कैसे आया होगा, तो कितने की बढ़त हो रही है, 12 की लगभग। और 48 से 60 कैसे आया है, कितने की बढ़त हो रही है, यहाँ भी 12 की, ठीक है। यहाँ कितने की बढ़त हो रही है, 60 से 75, 15 की बढ़त हो रही है। और यहाँ कितने की बढ़त हो रही है, 15 की। तो यहाँ पैटर्न कहाँ से गड़बड़ा गया है, 11 के बाद 12 की बढ़त हो रही है, 12 के बाद फिर 12 की बढ़त हो रही है। अगर हम ऐसा पैटर्न फॉलो करते जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, जैसे 11 के बाद जब हुई बढ़त 12 की, 12 के बाद अगर बढ़त होनी चाहिए थी 13 की, तो ये क्या हो जाता, 48 में 13 की बढ़त, ये वाला टर्म हो जाता, मान लो कितना, 61। तो 61 के बाद ये आता 75, यहाँ देखो 14 की बढ़त हो रही है, पैटर्न सही फॉलो कर जाता, फिर 11 की बढ़त, 12 की बढ़त, 13 की होनी चाहिए थी, फिर कितने की हो जाती, 14 की, और यहाँ हुई कितने की रही है, 75 से 90 के बीच में 15 की। तो ये आंसर में विषम शब्द कौन होगा, किसकी वजह से पूरी श्रृंखला गड़बड़ा गई है, कौन से वाले पद, कौन से वाले पद की वजह से, 60 की वजह से। यहाँ होना क्या चाहिए था, 61, तो फिर सही होता 11 की बढ़त, 12 की बढ़त, 13 की बढ़त, फिर 14 की हो जाती, फिर यहाँ 15 की हो जाती। अभी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है, ठीक है। अब हमें इनमें से ऑप्शन ए बी सी या डी में से लगाना जो उचित हो यहाँ रखने के लिए। तो हम क्या देखते हैं, जैसा नीचे ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो जो नीचे वाले हिस्सा है वही का वही होना चाहिए ऊपर वाला। तो ऊपर वाले हिस्सा बनाने, नीचे वाले हिस्से की तरह ऊपर वाला हिस्सा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा, अच्छा एक चाहिए ऐसा तीर और एक चाहिए ऐसा। तो पहले बात ऑप्शन में क्या, ऐसा ऑप्शन तलाश करें, इसमें ये हो, ये ऐसा और एक ऐसा, ये हिस्सा जरूर हो, जो कि है ऑप्शन इन दोनों में, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिकल चीजें चाहिए, तो क्या है, एक तीर ऐसा चाहिए जो ऊपर की ओर हो, इधर ऐसा, ये। अब इन दोनों ऑप्शन में वो तीर सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सटीक है। बाकी बी सी और डी कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाए, तो वो आंसर हमारे हो ही नहीं सकते। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। उन आकृति में से सबसे ठीक विकल्प चुनकर प्रश्न आकृति को पूरा कीजिए, ठीक है। अब हमें ये आकृति दी है, बाकी फिर उत्तर आकृतियां दी हैं, हमें बताना है कि ठीक उत्तर आकृतियों में से ठीक आकृति कौन सी है। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुइयों की दिशा में जा रहा है, ऐसा। इसको पूरा कौन करेगा, ऐसे आए ऐसा। ये वाला ऑप्शन तो क्या होगा, विपरीत दिशा में, ये वाला भी विपरीत दिशा में। ये वाला कहाँ से, यहाँ से चल के ऐसा होगा, हमें चाहिए क्या, फिर यहाँ से स्टार्ट हो और इस दिशा में जाए, वो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में।
तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उस आरेख की पहचान करें जो दी गई श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, मानव, महिला, प्रोफेसर। अब हम समझ पा रहे हैं ये उसी क्वेश्चन की तरह है जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया था। जैसे एक देश के अंतर्गत आता है राज्य, कई सारे राज्य आते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं शहर, तो उसका आंसर वहां था ये वाला। एक देश के अंतर्गत आते हैं राज्य, राज्य के अंतर्गत आते हैं शहर। यहाँ हमें क्या दिया प्रश्न में कि मानव, महिला, प्रोफेसर। अब हमें बताएं मानव है, मानव क्या हो सकते हैं, मतलब कोई भी, चाहे महिला हो चाहे प्रोफेसर हो, तो है तो मानव, ये तो हमें समझ में आता है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज क्या है, प्रोफेसर पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं। प्रोफेसर पुरुष भी हो सकते हैं, महिला। तो एक सर्कल दूसरे सर्कल से कुछ कुछ हिस्से में तो समानता दिखाएगा कि कुछ प्रोफेसर महिला है या महिलाओं में से कुछ प्रोफेसर, एक हिस्सा तो ऐसा आएगा। और चाहे महिला हो, कुछ महिला प्रोफेसर हो, या कुछ प्रोफेसर महिला हो, या पूरी महिला प्रोफेसर हो, पूरे प्रोफेसर महिला हो, है तो सारे के सारे मानव। तो एक हिस्सा इन दोनों को घेरे रहेगा। ये हमें देखने को मिल पा रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है समान जोड़ी का पता लगाइए। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके समतुल्य दिया ऊर्जा। जो माइटोकॉन्ड्रिया और ऊर्जा का संबंध है वही किसका होता है, ये डीएनए और प्रश्न का संबंध। हम देख लेते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या है, क्या डीएनए गति रक्षा करता है, नहीं। क्या प्रजनन में सहायक है, नहीं। गतिशीलता करता है, नहीं। ये हमें पता है डीएनए जीन कोड रखता है ना, वंशानुक्रम, हमारे वंश की जानकारी रखता है डीएनए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक सर्कल दिया, उसके समतुल्य दूसरा, उसके समतुल्य तीसरा, प्रश्न आकृति ये रही। अब इस साइड में 19 का संबंध जो होगा 57 से और 171 से, और 17 का संबंध जो होगा 51 से और 153 से, वही क्या होगा 14 का 42 और अगले वाले प्रश्न आकृति से जो हमें बतानी वहां कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ क्या होगा 19 का हम समझ पा रहे हैं, इतना तो हमें पहाड़ याद ही होते, टेल से याद ही होती है। 19 का तीसरा मल्टीपल है 19 3 57, और फिर 19 का ये कौन सा मल्टीपल है 19 नाम में 171, 19 3 है 57, 99 है 197, 171। अब यहाँ 17 का देखें, 17 का थर्ड मल्टीपल है 17 3 है, और ये 153 153, 17 का कौन सा गुणांक है, कौन सा मल्टीपल है 9। सेम पैटर्न का फॉलो होगा 14 42 और ये क्वेश्चन में तो कैसा पैटर्न, तो ये होगा थर्ड मल्टीपल जो भी है। बस अब हमें इसका आंसर निकालने के लिए क्या निकालना है, 14 का कौन सा मल्टीपल 9, 14 का गुणा सिर्फ 9 में कर लेना है हमें। 9 4 36 कैरी आ गई 3, 9 1 9 और 3 12। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 126। निम्नलिखित या फिर दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख को चुनें जो निम्नलिखित वर्गों के संबंधों को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। सेम जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हुआ था, देश राज्य और उसमें आया था शहर। सेम वो ये साल महीना दिन, एक साल के अंतर्गत आते हैं महीने, कई सारे महीने में आते हैं कई सारे दिन। वहां भी आंसर क्या था, ऑप्शन इसी टाइप का ऑप्शन। यहाँ भी आंसर क्या है, इसी टाइप का ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर हम बहुत तीव्रता से लगा सकते हैं, बहुत जल्दी लगाकर आगे बढ़ सकते हैं अगले प्रश्नों के ऊपर। दिए गए आरेख में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए। एक हमें टेबल दी है, इसमें हमें बताना इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हम एक पैटर्न देखते हैं। अच्छा, देखने पर ये तो पता चलता है नीचे की संख्या तो ठीक है, ऊपर की ये संख्या ये तीनों पूर्ण वर्ग है। किसके पूर्ण वर्ग है, ये 4 का पूर्ण वर्ग है, 4 का स्क्वायर है। ये 36 36 ये किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब नीचे वाली संख्या जैसे हमने देखी 10, इतना तो आएगा हमें समझ में। 4 और 6 को जोड़ने पर बना है, 4 और 6 को जोड़ने पर आया है 10, ठीक है।
यहाँ 25 ये भी पूर्ण वर्ग है किसका 5 का। 64 किसका वर्ग है 8 का वर्ग है। यहाँ नीचे वाली संख्या ये भी समझ में आया 5 और 8 को जोड़ने पर वर्ग होगी 5 8 13। सेम पैटर्न का फॉलो होगा इन तीनों में। ये किसका वर्ग है 9 3 का। ये किसका वर्ग है 81 9 का। अब अगली वाली संख्या कैसे बनी होगी 3 और 9 को जोड़ने पर। तो 3 और 9 जोड़ने पर कितने होंगे 12। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। 6250 पर 146 दिनों के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, मगर यहाँ क्या है दर दी है हमें प्रति वर्ष में और दिन समय दिया है हमें दिनों में। तो हम दिनों को किस में बदल देंगे वर्ष में। इन दिनों को वर्ष में बदलने के लिए बस क्या करना है दिए हुए दिनों की संख्या में 365 का भाग लगाना है। चूंकि 365 दिन में एक वर्ष होता है तो 146 दिनों में कितने वर्ष होंगे 146 बटे 365। साधारण ब्याज का सूत्र एक साधारण सा फॉर्मूला है। तो ब्याज बराबर क्या है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। समय हमें वर्ष में रखना है 146 दिनों में 365 के डिवाइड लगाना है। तो मूलधन दिया है 6250, दर दी है 14%, समय दिया है हमें 146 दिन और ये कन्वर्ट होगा वर्ष में। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय वर्ष में बटे 100 का डिवाइड लगाना ये लगा दिया। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अब इसको 5 से कर देते हैं 5 से ये 2 बार 5 दूनी 10 ये 5 से 5 एकम 5 1 5 दूनी 10 25 125 ये 2 से 7 बार। इस अंक संख्या के अंत में 5 इस संख्या के अंत में 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों। 5 से 25 का पहाड़ आया 25 का टेबल है या 25 का ये 5 बार कटता है। हम 5 से काटा तो 25 बार कट दिया। इसको भी 5 से काटेंगे 5 7 35 एक बचा 5 से 15। यह देखने को मिल रहा है 3 का दुगुना 6 7 का दुगुना 14। सीधा सीधा कितने बार होगा 2। बचा क्या है हमारे पास 25 है 7 है 2 है। इन तीनों को आपस में गुणा करना पहले इन दोनों को कर लेगा 25 दूनी 50 उसका गुणा करना है 7 में 7 इंटू 5 में कर देते हैं 7 पन्ना 35 एक जीरो बचा है। इसका आंसर होगा 350 रुपए जो कि है ऑप्शन नंबर सी में 350 रुपए का सालाना ब्याज 146 दिनों के लिए। एक कक्षा में 48% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 26 है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा प्रश्न में दिया 48% विद्यार्थी लड़कियां हैं तो लड़कों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 100% में से 48% है 52%। 52% क्या है लड़के। अच्छा किसका 52% कुल संख्या का विद्यार्थियों की कुल संख्या का 52% है लड़के। तो 52% की वैल्यू दी कितनी है 26। हमें 100% की वैल्यू बतानी है विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब 52% से जल्दी पहुंचना हमें 100% पर कैसे पहुंच सकते हैं। अच्छा 52% की वैल्यू यूनिटरी मेथड क्या बोलते हैं 1% की वैल्यू क्या होगी 26 वही है 52 नीचे आ गया ये हो गई 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू क्या होगी तो इसमें 1% 100% कैसा इस साइड 100 का गुणा हुआ है इस साइड 100 का गुणा हुआ 26 बटे 52 इंटू 100 ये 26 दूनी 52 2 से कट गया ये 50 हुआ। विद्यार्थियों की कुल संख्या है 50 जो कि ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी 50। x का 72% बराबर 633.80 का 18% है तो x का मान ज्ञात करें। इस का मतलब क्या है इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। इस वैल्यू का गुणा इस वैल्यू में करना है इस वैल्यू का गुणा इस वैल्यू में करना है x का मान बता देना है। अब यहाँ क्या है इस साइड भी परसेंट है इस साइड भी परसेंट है अर्थात परसेंट हटाकर नीचे 100 लेंगे इसके नीचे भी 100 लेंगे अल्टीमेटली वो कैंसिल आउट ही हो जाना है। तो हम इनको यहीं कैंसिल आउट कर देते हैं ये कैंसिल आउट होगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या x का इंटू करना होगा 72 में 633.80 का इंटू करना होगा हमें 18। अब हमें ये देखने को मिल पा रहा है 18 का गुणांक 18 का मल्टीपल है 72 कितनी बार 18 चौको 72। अब x के साथ गुणा में है 4 बराबर वैल्यू दी है हमें वैल्यू निकालनी है x की
x रहा है यही, इनटू में है 4, वहां गया तो किसमें गया, डिवाइड में। बस 633.80 में डिवाइड लगा देना है, किसका, 4 का लगा देते हैं। 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, बचे 3, 4 8 32, बचा 1 जो बैठा, 4 चौको 16, बचा 2, 4 पंजे 20, 158.45 जो कि आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 158.45। 20 डेसीग्राम को 4 किलोग्राम के दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो अब यहाँ क्या है, दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करना, तो क्या करना, ऊपर वाली संख्या बटे नीचे वाली संख्या। अब यहाँ चूंकि शुरू में मैंने बताया था कि विज्ञान के भी प्रश्न आते हैं, कुछ 15 16 15 20 वेरी कर सकते हैं क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ साइंस से क्वेश्चन है, साइंस का हिंट लगेगा क्योंकि यहाँ एक प्रीफिक्स आया है, एक पूर्व लग्न आया है डेसी। क्योंकि अब किलो का मतलब तो जानते हैं, किलो का अर्थ क्या होता है 1000, जहाँ किलो लिखा है वहाँ लिख सकते हैं 1000। अब वो डेसी जहाँ लिखा है वो नहीं होगा आसानी से, उसके लिए कुछ पूर्व लग्न याद रखना पड़ेगा हमें, जिनको बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे ग्राम क्या है, एक भौतिक इकाई है, मान लो क्या, द्रव्यमान, भौतिक इकाई, भौतिक राशि है, भौतिक राशि है द्रव्यमान, उसकी इकाई है क्या, किलोग्राम, किलोग्राम में मापते हैं हम, द्रव्यमान किलोग्राम में मापते हैं। अगर हमने सुना है द्रव्यमान तो ऐसे भी मापते हैं हम, कैसा, मिलीग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, ऐसे में मापते हैं। तो कुछ कुछ प्रीफिक्स लगते हैं, जैसे ग्राम हमेशा वैसे रहेगा, किलोग्राम, फिर नैनोग्राम, फिर एक डेसीग्राम, सेंटीग्राम। तो हमें यहाँ ये समझना चाहिए कि किलो का अर्थ होता है 1000, नैनो को हम बोलते हैं 10⁻⁹। आगे कभी काम में आ जाएगा, अभी तो नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, मतलब 1/10। जहाँ डेसी लिखा है वहाँ लिख सकते हैं 1/10, और जहाँ किलो लिखा है वहाँ लिख सकते हैं 1000, यही यूज होगा ये। तो 20 डेसीग्राम को 4 किलोग्राम के दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करें, तो कर देते हैं। 20 लिखा है डेसी, ग्राम को ग्राम में बटे 4 किलोग्राम, ये देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 4 पंजे 20। अब 5 है, डेसी जहाँ है वहाँ लिख सकते हैं 1/10, डेसी गायब हो गया, डेसी की जगह लिख दिए 1/10। किलो को लिख सकते हैं 1 2 3, 1000 लिख दिया। अब 1 2 3 4, 5 है, बटे में क्या है 1 2 3 4 जीरो है। तो अब 4 जीरो से डिवाइड दे रहे हैं, तो अभी दशमलव कहीं नहीं होगी तो कहाँ होगी, मान लो इसको ले लेते हैं 5.0, दशमलव कहीं नहीं है तो अंत है। नीचे 4 जीरो से डिवाइड देंगे तो दशमलव कहाँ जाएगी, 4 डिजिट लेफ्ट साइड। इसके पहले मैं कुछ जीरो ले लेता हूँ, कई सारे जीरो ले सकते हैं इसको। तो नीचे 4 जीरो वाली संख्या से डिवाइड देंगे तो दशमलव कहाँ जाएगी, 4 डिजिट लेफ्ट साइड। तो 1 2 3 4 यहाँ चली जाएगी दशमलव, यहाँ से हट गई, तो यहाँ से हट गई, ये लग गया डिवाइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसको ढंग से लिख सकते हैं 0.0, यहाँ इतना ले लेगा 0.0005, जो कि आएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में रुपए कितना हो जाएगी, 1760, 2 वर्षों में हो रही 1760, 5 वर्षों में 2000 हो जाती है, तो राशि क्या है। अब राशि कुछ है, हमने मान लिया वो कुछ भी अमाउंट है। 2 वर्षों में मतलब 2 वर्षों में हो गई 1760, बढ़ के नहीं हुई होगी 1760, ठीक है, यहाँ 2 वर्षों में हो गई है, ये सब 2 वर्षों में हो रहा है। और 5 वर्षों में हो रहा है ये 2000। अच्छा, यहाँ से 5000, यहाँ से कितना 5 वर्ष, तो यहाँ से कितना होगा 2 साल हो चुके, अगले 3 साल में कितनी हो रही है, 3 वर्ष में 2000। तो इसका मतलब क्या है, 3 वर्ष में कितना ब्याज लग गया होगा, 3 वर्ष में वो क्या हुआ 1760 से बढ़कर हो रही है 2000, तो कितना बढ़ गई है, हम समझ पा रहे हैं 240 रुपए ब्याज लग गया है 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितना ब्याज लग गया, 240 रुपए, 240 ब्याज हो गया 3 वर्ष में, 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 240
बटे 3, 3×8 = 80। 80 रुपए का ब्याज लग रहा है हर साल में, ठीक है। तो जब कोई अमाउंट से यहाँ 2 साल बाद 1760 हो गया, मतलब 2 साल का ब्याज लगा होगा, 1 साल का ब्याज 80 रुपए, 2 साल का ब्याज क्या होगा 160। तो मान लो अमाउंट में 160 रुपए बढ़ गए किसी अमाउंट में, तो 1760 हो गए, तो 1760 में से 160 घटा दे तो वो अमाउंट आ जाएगा। तो 1760 में से 160 गए तो कितने बचे, करेक्ट 1600। तो वो अमाउंट कितना होगा 1600 रुपए था। तो ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अलिप्ता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी, कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन और उस धन पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 6% का मतलब है 100 रुपए दिए तो उसमें 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 6 रुपए, ठीक। अभी हमें 10:3 बनाना है, ठीक है। अभी अनुपात क्या रहेगा दोनों का अनुपात, इसको मान लो 10 बनाना है, एक तरफ से एक 0 गई तो ये बन जाएगा 10, इसमें 10 के डिवाइड 0.6 है ना। 1 वर्ष में क्या होगा, ये इसको 10 कैसे बनाएंगे, इसमें 10 का डिवाइड कर दिया, इसमें भी 10 का डिवाइड कर दिया, ये तो 10 हो गया, इसको ये क्या होगा 0.6, ठीक है। अभी अनुपात सेम नहीं हो पाया 1 वर्ष में, तो 0.6, अच्छा 1 वर्ष में अनुपात क्या है 10:0.6। ये तो मूलधन की वैल्यू तो हमेशा यही रहेगी, सो हर बार ब्याज बदलेगा। 1 वर्ष में ब्याज है मान लो 0.6, ये कितनी बार में 3 हो जाएगा, मान लो ये x वर्ष में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, x की वैल्यू तो हो जाएगी 3 वही है, बटे में आ रहा है 0.6, दशमलव के बाद एक संख्या है हटी, ऊपर एक 0 आ गई, नीचे हो गया 6/30, तो 5 वर्षों में हो जाएगा ऐसा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। ये आया ना x की वैल्यू, हमने x वर्ष मान ली, 5.8 प्लस 7.4, ये है भाग का निशान, अगर नहीं भी दिख रहा हो ये है भाग का निशान, ये दिया 5.8 प्लस 7.4, ये भाग का निशान 3.7। हालांकि ये विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। 5.8, अच्छा इसका मतलब क्या, 5.8 में क्या प्लस करना है, इनको जो कुछ भी वैल्यू है, पहले हमें पता है वोट मास हम जानते हैं, ब्रैकेट ओपन करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले होगा डिवाइड, अब हमें समझ में आ पा रहा है 3.7 का 2 ना है, 37 का 2 ना है ना 74, तो ये वैल्यू कितनी देगी 74 के बट 7.4 के अपन में आ गया 3.7, वैल्यू आ गई 2 का इंटू 5 में कर दिया, वैल्यू कितनी आएगी 10, माइनस इधर क्या 6 इंटू 2, पहले होगा डिवाइड, 2 में किसका डिवाइड लगेगा 2.5 का, इसको कर दिया 2 दशमलव के बाद है 2, दशमलव के बाद एक संख्या है नीचे, हमने दशमलव हटा दी, 0 कहाँ आ जाएगी ऊपर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5.8 प्लस 10 माइनस 6 इंटू 2, ऊपर एक 0 आ गई, यहाँ से दशमलव हट गए, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से 25, 5 से 20, ये हुआ 6 चौको 24, 5.8 प्लस 10 माइनस ये होगा 24/5। अब यहाँ भाग देना ही जरूरी है, क्यों, यहाँ भी दशमलव के बाद संख्या है तो यहाँ भी दशमलव के बाद संख्या बनाना पड़ेगा, तभी देखो आंसर पूर्णांक में 5.8 नहीं है, 10 का 10 है, 24 में हम 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 5 चौको 20, बचेंगे 4, अब 4 में 5 से डिवाइड नहीं जाएगा तो दशमलव ले लिए, तो 4 बन गया 40, अब 5 से डिवाइड कीजिए 5 से 40, तो ठीक है। अब 5.8 में से क्या घटाते रहे 4.8, क्योंकि माइनस का है तो एक बचा प्लस का, एक प्लस का बचा और 10 पहले से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बल्लेबाज द्वारा 21 पारी में बनाया गया रन का औसत है 37, मतलब उसने हर पारी में कितने रन बना है वो नहीं पता, मगर हम मान लेंगे हर औसत का मतलब क्या है 37 37 37 37 37 37, 21 पारियों में बराबर बराबर बढ़ गए हैं, ऐसा है। यदि वह 22वीं पारी में x रन बनाता है, अच्छा अब उसने 22वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे हमें वही बताना होगा वैल्यू में, तो उसका औसत क्या हुआ 2 से बढ़ जाता है, तो x का मान ज्ञात करें, हम आसानी से कर सकते हैं, कैसे 21 पारियों में कितने रन है उसके 37,
37 37 ऐसे करके कितनी पारियों में 21 पारियों में। ठीक है, अब 22वीं पारी में उसने रन बनाए x, इस x की वैल्यू बतानी है। देखो औसत बढ़ रहा है तो देखो यहाँ भी 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो इसके कितने कितने रन बनाएंगे उसने, कितनी आसानी से याद कर सकते हैं हम। देखो 2 से औसत बढ़ गया, मान लो ये इसने इतने रन बना दिए, पहले तो 2 सब में बांट दिए, कितनी पारियों में 21 पारियों में, 21 पारियों में इसने 2 बढ़ा दिया, तो 21 पारियों में 2 बढ़ा दिया। पहले औसत था 37, 2 बढ़ाने पर हो कितना गया 39, तो इसने 39 रन और बनाए, मतलब 39 बनाए और उसके ऊपर कितने बनाए 21 बार ये 2 दे सके, तो कुल रन इसने इतने बनाए, तो 2 2 दूनी 4 39, 9 2 11 1 और 81, उसने रन बनाए 81। ऑप्शन नंबर बी। द्विघात समीकरण y² + 9y - 22 = 0 के मूल हैं। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से या सीधे दोनों से कर सकते हैं। मैं ये इसके लिए अपन क्या करेंगे, मगर हमें क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दी करना, तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। द्विघात समीकरण y² + 9y - 22 = 0 के मूल है। मूल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से कौन से ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर दे। बराबर वैल्यू की 0, क्या रखने पर ये 0 दे दे, हम ऑप्शन रख कर देख लेते हैं। पहले रख देते हैं -22, तो -22 का होल स्क्वायर प्लस 9 सॉरी -11 रख देते हैं, -11 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू -11 -22, देखते हैं ये वैल्यू 0 आती है। -11 का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 121, ये माइनस का 9 इंटू 99 -99 -22 121 नहीं है, 9 तो 11 9 तो 11 12 121 से 121 है 0, तो पहली संख्या जो है -11 वो तो इसको सेटिस्फाई कर रही है। 2 को और देख लेते हैं, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 -22, 2 दूनी 4 9 दूनी 18 -22 18 4 22 -22 = 0। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या कर दे रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट, तो उसको ऑप्शन के इस समीकरण के मूल के हो जाएंगे -11 और 2। आगे के लिए या अगले प्रश्नों के लिए प्रश्न इस प्रकार के ले सकते हैं कि ऑप्शन इस प्रकार का दिया हुआ द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, इसके लिए मूलों का योग क्या होता है, तो आप सबको पता है इसके लिए मूलों का योग होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल वो होता है c/a। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये कभी यूज कर सकते हैं, क्यों, हम जल्दी से आंसर की तरफ पहुंचना चाहेंगे, उसके लिए मैं ये यूज करूंगा। बहुपदों का विभाजन कलन विधि द्वारा px बराबर, मतलब ये उसी की तरह जैसे हम 5 में डिवाइड दे रहे हैं 13 का, है ना, तो ये क्या आता था 5 दूनी 10, ये आ गया 5 दूनी 10 बचा 3, तो ये हमें 13 कैसे मिल सकता है वापस, तो 5 में इंटू करें 2 का और उसमें शेषफल जोड़ दें, 2 का इंटू और 1 जोड़ दें, 2 का इंटू 1 घटा दिए, इससे नहीं, यहाँ तो तीनों जोड़ दें, इससे नहीं मिलेगा, यहाँ तीनों का गुणा करें इससे नहीं मिलेगा, 2 का इंटू और 1 जोड़ दें, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, आंसर ऑप्शन नंबर ए। 3x³ + 6x + 7 का x = 3 पर मान है, तो इस वाले समीकरण में x की जगह क्या रख देना 3, 3x³ है, x की जगह रख दिया 3 उसका क्यूब, प्लस 6 इंटू x की जगह रख दिया 3 बराबर +7, 3 का क्यूब कितना 27 दिया 81, 6 दिया 18 प्लस 7 जी। अब इनको जोड़ने पर क्या जाएगा 106, क्योंकि 81 18 99 और 7 106, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर 106। यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था, मान लो हम आज है, कल से पहले का दिन गुरुवार है, तो आज क्या है शुक्रवार शनिवार है, आज शनिवार ठीक है,
तो रविवार कब होगा? कल है, कल क्या होगा? रविवार। आने वाला कल होगा रविवार। मोहिनी 9 दिन पहले फिल्मों में गई थी, वह गुरुवार को फिल्मों में जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए, जैसे हर 7 दिन में रिपीट होता है। जैसे आज गुरुवार है और तारीख है मान लो 14, तो अगला गुरुवार कब होगा? इसमें 7 जोड़ दो, 21। या अगर पिछला गुरुवार कब था? 7 को। ठीक है। मोहिनी 9 दिन पहले फिल्मों में गई थी, यदि वह गुरुवार को फिल्मों में जाती है, अब पहले मान लो आज से 9 दिन पहले, 9 दिन पहले क्या था? गुरुवार। तो आज पूछा उसने, अच्छा गुरुवार, तो ये जो ये 9 दिन पहले गुरुवार होगा और इसके 7 दिन बाद यहाँ से 7 दिन बाद ये क्या होगा? गुरुवार। मगर आज कब आएगा? एक दिन और अगला दिन, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो गुरुवार में 2 दिन क्या जोड़ना पड़ेगा? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? शनिवार। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। 6, 24, 60, 120, 210 और क्वेश्चन मार्क। 6 से 24 कैसे आया? इसमें हमने जोड़ा 18, समझ पा रहे हैं। 24 से 60 कैसे आया? इसमें जोड़ने कितना जोड़ा होगा? 36। 60 से 120 कैसे आया? 60 जोड़ा। 120 से 210 90 आया। अगला बताना। अब पैटर्न इसमें क्या है? पैटर्न हम नहीं समझ पा रहे, एक और बार डिफरेंस ले लेते हैं। 18 से 36 कितने का डिफरेंस है? ये 18। 36 से 60 कितने का डिफरेंस है? 24 का। 60 से 90 कितने का डिफरेंस है? 30 का। अच्छा 6 का यहाँ मिलेगा पैटर्न। 18 में 6 जोड़ा 24, 24 में 6 जोड़ा 36। तो यहाँ कितने का डिफरेंस लिया होगा? 36 का। 18 में 6 जोड़ा, 24 में 6 जोड़ा, अब 30 में क्या जोड़ेंगे? 6। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आया होगा? 90 और 36 का। 90 और 36 कितने में? 6 और 3 12। तो अब 210 में 126 जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 3 3 आंसर ऑप्शन नंबर सी 336। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। दिया है 54, 103, 181, 305, 474 और ये 54 से 103 में कितने का अंतर है? 49 का। 103 और 84 में कितने का अंतर है? 1 और 10 8 18 81 का। 184 और 305 में कितने का अंतर है? 1 और 12 181 का। 305 और 474 में कितने का अंतर है? 9 6 169। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं अंतर ये पूर्ण वर्ग है किसी न किसी के। 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग। और कैसी संख्याओं का? विषम संख्या है, वो भी अल्टरनेट। 7 9 11 13। तो अगला अंतर होगा 15 का वर्ग। 15 का वर्ग होता कितने का है? होता कितना है? 225। तो 474 में 225 जोड़ने पर आंसर आ जाएगा। 474 में जोड़ेंगे 225, 5 4 9 7 2 9 406। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 699। यदि संख्या 9 2 7 5 4 3 6 में प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटा दिया जाता है। चलो विषम क्या होते हैं? जैसे कि क्या है? 1 3 5 7 9 और सम संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। विषम में से क्या करें? 2 घटा देते हैं और सम में क्या करते हैं? 2 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार बनी नई संख्या के दाएं से तीसरा मतलब ये, और बाएं से दूसरे मतलब ये। दूसरे अंक के बीच का अंतर क्या होगा? अच्छा दोनों में ही दोनों ही सम संख्या है, दोनों में 2 2 बढ़ गया, ये 2 बढ़कर हो गया 6, ये 2 बढ़कर हो गया 4। दोनों में अंतर अभी भी कितना है?
6 में से 4 गया 2 का, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि हेड को 37 के रूप में और बैंक को 57 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो काइट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? अब यहाँ मैंने बताया था कि बोले ए बी सी डी ई है, तो 6 6 6 6 का पेयर और 25 और 26 पर क्या आएगा बाय जेड। तो उसी चीज का मैं यूज होगा। एच वहां कौन से नंबर पे आया था? 8 नंबर पर। और ई कौन से नंबर पे आया था? ये आया था 5वें पर। ए कौन से पर आता है? पहले पर। और डी किस पर आया था? चौथे। क्या इन संख्याओं के उपयोग से 36 बन सकता है? 8 5 13 1 14 जी एफ ई आया था 8वें नंबर पे, ये आया था 5वें नंबर पर, पहले पर चौथे पर। तो इन संख्याओं का उपयोग करके क्या 37 बन पाया होगा? देख लेते हैं। 8 5 13 और 1 14 14 14 4 18 18 से 37 कैसे आ सकता है? इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है? मान लो 18 18 से 37 कैसे आया होगा? दुगना करके 1 जोड़ना होगा। ठीक है। बैंक को 57 के रूप में, अच्छा बैंक क्या? बी आता है दूसरे नंबर पर, ए आता है पहले नंबर पर, एन आता है एन आता है 14वें नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर। इसको क्या लिखा है? 57। क्या देखते हैं यहाँ पर पैटर्न बना? 2 और 1 3 और 11 14 14 14 28, इनको जोड़ने पर आ रहा है 28 28 का दुगना 28 दूनी 56 और 1 57। यहाँ वो पैटर्न बन रहा है। तो काइट में भी सेम ऐसा पैटर्न बनेगा। अब हमें बस क्या कर लेना, के कितने नंबर पर आता है? के आता है हमारा 11 पर। अभी हमने ये यूज भी किया है कि आना है 11 नंबर पर। जी आई कितने पर आता है? 90 नंबर पर। जोड़ लिया हमने। टी कितने पर नंबर पर आता है? 20 नंबर पर। जब ई कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर। 11 और 9 20 20 20 40 5 45, ये होगा 45। आंसर क्या होगा? इसके दुगने करके एक जोड़ना पड़ेगा। 45 दूनी 90 और 1 91। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर शब्द अक्षर संख्या का चयन करें। पहली संख्या दी है 13, फिर दिया है 78, फिर उसी के समतुल्य हमें 15 का संबंध बताना है, संख्या कौन सी आएगी। ये 13 का मल्टीपल है, 13 6 78, 13 का गुणांक है। तो अगली संख्या भी क्या होगी? 15 का गुणांक। 15 का गुणांक मतलब, अच्छा 15 का गुणांक क्या होगा कि या तो संख्या के अंत में 5 हो या संख्या के अंत में 0 हो, तो वो एक ही संख्या के अंत में है 135। ऑप्शन नंबर डी है। वैसे भी 15 का 9 मल्टीपल होता है, 15 9 135। 136 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने वाली ट्रेन 13 सेकंड में एक पोल को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें पता है ट्रेन 13 सेकंड में पोल को पार कर जाती है। मान लो ये हमारा पोल है, ये ट्रेन कितना टाइम ले, ट्रेन ले रही है 13 सेकंड। इसकी रफ्तार जितनी हो, ये कितनी दूरी तय करेगी ट्रेन? जितनी इसकी लंबाई है। कैसे पोल पार करेगी? एक स्थिति ऐसी होगी, ये पोल का पार करेगी जब इसका ये हिस्सा इस हिस्से से निकल चुका हो, मान लो इतना। तो इसको कितने ट्रैवलिंग करनी है? जितनी इसकी लंबाई है। तो दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर हो, दूरी निकाल लेते हैं ये वाली, 4 इंटू समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 इंटू समय। चाल की वैल्यू दी है 126, मगर दी है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको क्योंकि हमें वैल्यू किसमें निकालनी है? मीटर में, और सेकंड में दी है मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा। तो 5 बटे 18 का गुणा करना पड़ेगा। समय दिया है 13, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 18 से हमें ये पता, 18 का कौन सा मल्टीपल होता है? 18 सत्ते 126, 7 पन्ना 35 इंटू 13, 35 और 13 का गुणा करना पड़ेगा। उतनी लंबाई है इस ट्रेन की। 13 पंजे 65, 5 कैरियर में 6, 13 3 39 और 6 45। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 455 मीटर है ट्रेन की लंबाई। डाउन स्ट्रीम जाने वाली एक नाव 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
और अगर यह इसी दूरी को कवर करने के लिए ऊपर जाती है तो इसमें 5 घंटे लगते हैं। अभी भी पानी में नाव की गति की गणना करें। मतलब धाराओं के एक तो क्या है, इनकी कोई गति होगी और एक होगी नाव की गति। जब नाव की गति और धारा की गति सेम दिशा में जाएंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी तो कम समय लेंगे, और नाव की गति और धारा की गति एक दूसरे के विपरीत रहेगी तो ज़्यादा समय लेंगे, स्पीड कम रहेगी। तो मान लो नाव की गति हम मान लेते हैं x और ये धारा की गति मान लेते हैं y। तो ठीक है, जिसमें कम समय लग रहा है उनमें ये दोनों साथ में एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तो गति हम मान लेते हैं x प्लस y, दोनों की गति क्या होगी, यहाँ गति क्या होगी, दूरी बटे समय, 28/4 मतलब 7 किलोमीटर प्रति आवर ये हो गई। अब जब एक दूसरे के विपरीत रहेंगे तो 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये 28 किलोमीटर की दूरी कवर करने में कितने लग रहे हैं, 5 घंटे। तो क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये जो नाव है और ये जो धारा है एक दूसरे के विपरीत होंगे तो x में से y जाएगा, ठीक है। तो आएगी चाल क्या होगी, दूरी बटे समय। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, नाव की गति की। मान लो हमें वैल्यू निकालनी है सिर्फ x की, तो हम इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे। ये x और x 2x, ये प्लस y माइनस y कैंसिल आउट हो गया। 7 और 28/5, 7 28/5 क्या होगा, इसको जोड़ दो, इसको भाग दे देते हैं, 5 से भाग दे दिए, बचा 25 दशमलव लगा के एक 0 हो गई, 3 कह रही थी, 5 का 30, ठीक है। तो 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 5 12.6। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, नाव की गति शांत जल में 2 से डिवाइड देने में, 2 6 12 2 3 6 मतलब 6.3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन 2 का गुणज नहीं है। तो 2 का मल्टीपल होने के लिए या 2 से उन्हीं संख्याओं में भाग लगेगा जिनके अंत में है 0 2 4 6 या 8। इस संख्या के अंत में 2 है तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। इस संख्या के अंत में 0 है, इसमें 2 से भाग लग जाएगा। इस संख्या के अंत में 8 है, ये भी सम संख्या है, इसमें 2 से भाग लग जाएगा। इस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ये नहीं है, तो ये विषम संख्या है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो इस संख्या का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 261। निम्नलिखित में से कौन 8 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, संख्या वैसे तो 4 अंकों के दिए हैं, इनमें भाग देकर आसानी से चेक कर सकते हैं। वैसे क्या संख्या की कोई भी दी हुई संख्या कितनी लंबी हो, अगर उसकी आखिरी की संख्या 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। यदि संख्या कितनी लंबी दी है, अगर उसके आखिरी के 2 अंक किससे विभाज्य हैं, 4 से, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और संख्या के आखिरी के 3 अंक किससे विभाज्य हैं, 3 अंक 8 से, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 से विभाजित तो चेक करने के लिए आखिरी के 3 अंक देख लो, इसमें देख 8 4 0, इसमें 8 से डिवाइड लगा के देख ले रहा है, 8 1 8 8 5 40। तो ये वाली संख्या तो 8 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि आखिरी के 3 अंक हो रहे हैं। तो आगे कुछ भी कितने ही अंक हो, पूरी ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से। इसमें देख लेते हैं 316 को 8 से विभाजित करके देख लेते हैं, 8 3 24, बचे कितने 7, तो फिर बचे 76। फिर ये वाली 316 हमारा 8 से विभाजित नहीं हो पाएगा, सही है, क्योंकि रिमाइंडर बच गया 4। तो ये 4316 भी हमारा 8 से विभाजित नहीं हो पाएगा। यहाँ हम करके देख लेते हैं, 554 को विभाजित करके देख लेते हैं। तो 8 6 48 8 8 64, 544 विभाजित हो जाता है 8 से, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ देख लेते हैं 8 से विभाजित करके 448 को, 8 5 40 और 8 6 48, तो 448 8 से विभाजित हो जाता है, 4448 भी 8 से विभाजित हो जाएगा। कौन सी संख्या 4 9 और 18 से विभाजित है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, यदि आखिरी की दो संख्या किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है, संख्या भी पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले हम 4 से चेक कर लेते हैं, फिर 9 से, फिर 18 से। इनमें से
किसी एक से भी अगर संख्या विभाजित नहीं हुई तो हमारा वो आंसर नहीं हो सकता। पहले 4 से देख लेते हैं, आसान है। 66 4 से विभाजित नहीं हो पाएगा। 27 तो वैसे ही क्या है, विषम, 4 से विभाजित नहीं हो पाएगा। 67 में क्या है, विषम संख्या, 4 से विभाजित नहीं हो पाएगा। अब बी, सी और डी संख्या जब 4 से विभाजित नहीं हो रही, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। 36 देखो 4 से विभाजित हो जाएगा, हाँ। 9 से विभाजित होने के लिए क्या हो, अंकों का योग जो है वो अगर 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाए। 5 4 9, 9 3 12, 12 से 18, 18 मतलब 8 और 1 9। क्या ये 9 9 से विभाजित हो जाएगा? हाँ, तो ये संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें 9 की भी विभाज्यता का नियम याद रखना। तो यहाँ है आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5436। रीता, आरती और रेखा मिलकर एक कार्य को 9 सही 3/11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि रीता अकेले इसे 17 दिनों में कर सकती है, 17 दिनों में कर सकती है, और आरती अकेले इसे 34 दिनों में कर सकती है, रेखा अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकती है? तो हम कर लेते हैं ये क्वेश्चन। रीता, आरती और रेखा, मैंने रेखा के लिए लिखी थी, आरती रीता के लिए आ रहा है, ये कितने दिनों में कर सकती है? 9 सही 11 3/11। तो इसको हम थोड़ा मिश्र भिन्न से भिन्न में बदल देते हैं। 11 नाम 99, 99 और 3 102, 102/11 दिनों में ये तीनों मिलकर पूरा कर सकते हैं। यदि रीता अकेले इसे 17 दिनों में कर सकती है, रीता अकेले करेंगे कितने दिनों में? 17 दिनों में कर सकती है, और आरती कर सकती है इसे 34 दिनों में। आरती कर सकती है इसे 34 दिनों में। तो रेखा का बताना है, रेखा कितने दिन देगी। तो हमें पहले तो काम की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी, कुल काम कितना यूनिट है। तो हम देख लेते, इन दोनों को मल्टीपल ही ले लेते हैं। मान लेते हैं काम कुल है हमारा 34 यूनिट, क्योंकि 17 और 34 का एलसीएम क्या आएगा? 34। तो कुल काम है हमारा, कुल काम है, कुल कार्य 34 यूनिट। ठीक है, जब रीता 17 दिन में 34 यूनिट काम पूरा करते रहे, रोज कितना करेगी? 17 से डिवाइड दिया था 34 में, 2 यूनिट रोज करेगी रीता, 2 यूनिट रोज करेगी। 17 दिन में 17 दूनी 34 यूनिट काम हो जाएगा। आरती 34 दिन में 34 यूनिट काम कर रही है पूरा, तो एक दिन में कितना काम हुआ? 1 यूनिट। ठीक है, अब कुल काम है हमारा 34 यूनिट, ये तीनों मिलकर कितने दिन में करना है? 102/11 दिन में। तो ये तीनों रोज ही कितने यूनिट काम कर रहे होंगे प्रतिदिन? प्रतिदिन कितना कार्य कर रहे होंगे? 34 में हम 34 यूनिट कुल काम है, देख कितने ले रहा है? 102/11, इतना पर डे यूनिट काम कर रहे हैं। 34/102 वही है, 11 ऊपर चला गया, 34 दिया 102। पर डे कितना काम हो रहा है? 11/3 यूनिट। तीनों मिलकर काम कितना कर रहा है पर डे? 11/3 यूनिट। ये दोनों कितना काम कर रहे हैं? 3, 2 और 1 3 यूनिट। आरती और रीता मिलकर कर रही है 3 यूनिट, तीनों मिलकर कर रहे हैं जब हमारी रेखा भी आ गई है, कितना? 11/3 यूनिट। रेखा कितना काम कर रही होगी पर यूनिट? रेखा कर रही होगी 11/3, जब तीनों मिलकर कर रहे हैं, माइनस इन दोनों, ये दोनों कर रहे हैं 3 यूनिट। रेखा कर रही है पर डे 11/3 में से 3 घटा दिया, 2/3 यूनिट काम रोज कर रही है रेखा। अब जब रेखा 2/3 यूनिट रोज काम कर रही है, और 34 यूनिट काम करने के लिए दिन कितने रहेंगे? दिनों की संख्या, कुल कार्य बटे दिनों की संख्या क्या? कुल कार्य बटे एक दिन में कितना कार्य हो रहा है? 2/3, 34/2 हुए हैं, 3 आ गया ऊपर, 2 से ये 17 हुआ, 17 दिया 51 दिन लगेंगे रेखा अकेले को काम करने में, तो काम पूरा हो जाएगा। प्राची 5 दिनों में 20% काम पूरा कर सकती है। माधुरी प्राची से 5/4 गुना सक्षम है, और टीना माधुरी से 2 गुना सक्षम है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य खत्म हो जाएगा?
देख लेते हैं इसको। 5 दिनों में 20% कार्य पूरा कर सकती है कौन? प्राची। प्राची 5 दिनों में पूरा कार्य कर सकती, 5 दिनों में 20% काम पूरा कर सकती है। 5 दिनों में 20% काम पूरा है कितना? 100%। 100% कैसे बनेगा? इसमें 5 का गुणा तो इसमें भी 5 का गुणा, तो ये पूरा काम कितने दिनों में करेगी? 25 दिनों में करेगी प्राची। ये तो प्रश्न में अगर 20% काम की वैल्यू दी, हमें तुरंत से क्या निकाल देना कि पूरा काम कितने 25 दिनों में करती है प्राची। प्राची पूरा काम करेगी 25। प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। माधुरी प्राची से 5/4 गुना सक्षम है। माधुरी, अच्छा 5/4 गुना सक्षम होने का मतलब क्या है कि ये अगर 25 दिनों में कर रही है तो उसका 5/4 गुना सक्षम होने का मतलब, अगर प्राची 25 दिन में कर रही है तो 25 का 4/5 गुना टाइम लेगी ये माधुरी। माधुरी कितना टाइम लेगी? 25 का 5/4 गुना सक्षम होने का मतलब समय तो विपरीत होगा ना, 4/5। 5 से 5 25, 5 चौक को 20। माधुरी कितना लेगी? 20 दिन। सही है। देखो उससे इतने गुना सक्षम है, मतलब उससे ज्यादा ही सक्षम है, तो कम समय लिया है माधुरी ने। और टीना माधुरी से दुगनी सक्षम है। टीना माधुरी से दुगनी सक्षम है तो आधा समय लेगी काम करने में। कितना? 10 दिन। माधुरी से दुगनी सक्षम है तो माधुरी जितना समय ले रही है उससे आधा समय लेगी टीना। ठीक है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य खत्म हो जाएगा? ठीक है, तो हम काम क्या ले लेते हैं? कुल काम मान लेते हैं, कुल कार्य है ना। क्या मानेंगे? इन चारों का, इन तीनों का क्या मान लेते हैं? एलसीएम है कुल काम। तो 25, 20 और 100 का एलसीएम क्या आ रहा है? 100 यूनिट। 25, 20 और 10 इनका एलसीएम आ रहा है 100 यूनिट। काम मान लेते हैं हम 100 यूनिट है। ये पर डे कितनी करेगी? 24। प्राची 25 दिनों में 100 यूनिट काम कर रही है, रोज कितना काम होगा? 4 यूनिट। माधुरी 20 दिन में 100 यूनिट काम कर रही है तो रोज कितना काम करेगी? 5 यूनिट। टीना 10 दिन में 100 यूनिट काम कर रही है, रोज कितना काम करेगी? 10 यूनिट। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। 3 और 7 मिलकर काम करेंगे तो रोज कितना काम कर देंगे? 4, 5, 9 और 10, 19 यूनिट कर देंगे। रोज ये कितना काम कर सकते हैं? रोज या प्रतिदिन कार्य कितना हो रहा है? 19 यूनिट। कुल कार्य कितना है? 100 यूनिट। दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? दिनों की संख्या, हमारा कुल कार्य जो कि ये 100 बटे प्रतिदिन कार्य मतलब 19, 100 बटे 19 है आंसर। अगर आंसर मिश्र में दिया है, मिश्र में कन्वर्ट कर लेते हैं हम आसानी से। कैसे? 19 से 100 में डिवाइड है, 19 पंजे 95, 95 100 में 95 है, बचे 5, तो आंसर है 5 सही 5 बटे 19। ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18, 20 है। 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है। यहाँ हमें एक सीरीज दी है। इस सीरीज में हमें देखने को मिल रहा है समानता वो दी है, वो एकांतर सीरीज दी है। 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद वाले टर्म आ जाएगा यहाँ से। यहाँ क्या दिया है? 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 20। 12 से 15 आया 3 जोड़ने का, है ना। 12 से 15 कैसे आया? 3 जोड़ा। 15 में 3 जोड़ दिया 18, 18 में 3 जोड़ देंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 18 और 3 21 है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि 20 पेन का विक्रय मूल्य 16 पेन के लागत मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 20 पेन का विक्रय मूल्य मतलब 20 पेन का सेलिंग प्राइस बराबर क्या? 16 पेन के लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या करके निकाल लेते हैं? सेलिंग प्राइस वही है, कॉस्ट प्राइस कहाँ गया? नीचे। वो क्या हो जाएगा? 16 यही है, 20 कहाँ गया? नीचे। ठीक है, तो मान लो इसको क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या दिया? 16:20। अच्छा यही बना लेते हैं इसको नीचे 100। कॉस्ट प्राइस को 100 बना देते हैं तो कैसे होगा? इसमें कितने का गुणा कर दो? 5 का है, इसमें 5/5 से गुणा कर दिए। 16 पंजे 80, 20 पंजे 100।
सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल रहा है। मतलब 100 में चीज कॉस्ट 100 में खरीदी है, 80 में बेच दी, कितने परसेंट की हानि हो गई? 20% की हानि। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्र अनीता से दोगुनी है। ये आशा की उम्र क्या है? अनीता से दोगुनी। आशा की उम्र है अनीता से दोगुनी। अनीता की उम्र मान ली हमने x, आशा की क्या हो गई 2x। 3 वर्ष पहले वह अनीता की उम्र की 3 गुनी थी। 3 वर्ष पहले क्या हो? 3 वर्ष पहले इसकी भी उम्र में 3 है, इसकी भी उम्र में से क्या होगा 3 है। इसके पहले ये वाली वैल्यू क्या थी? 3 गुनी। तो इन दोनों को बराबर रखने के लिए क्या होगा? 2x माइनस 3 में से x माइनस 3 का क्या करना पड़ेगा? 3 गुना। जब ये बराबर लिखा पाएगा, ये तो संख्या पहले से बड़ी है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तब बराबर लिख पाएंगे। हमें बताना आशा अब कितने वर्ष की है। आशा की अब उम्र है 2x, हमें x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, उसमें 2 का गुणा कर देंगे 2x हो जाएगा। 2x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 9। अब ये 3x नहीं है, 2x यहाँ गया माइनस 2x माइनस 3 यहीं है प्लस 9 इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है? x बराबर कितना है? 6। x बराबर है 6। मतलब अनीता की उम्र है 6 वर्ष वर्तमान, तो आशा की उम्र दोगुनी है, तो कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। एक लंब अच्छा अगला प्रश्न है, राम हरि से 3 गुना कार्यकुशल है। राम हरि से 3 गुना कार्यकुशल, तो क्या होगा? हरि अगर रोज 1 यूनिट काम कर रहा है तो राम क्या करेगा? रोज 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। और वे एक साथ वे काम करते हैं तो 21 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। राम कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा? तो रोज ही एक साथ काम करेंगे, तो ये रोज कितना काम करेंगे? 4 यूनिट। 21 दिन तक काम करेंगे, कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य 4 यूनिट ये रोज काम करेंगे, 21 दिन तक करेंगे, तो 21 को 84 यूनिट हो जाएगा कुल काम। बताना है राम कितने दिनों में काम करेगा, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? दिनों की संख्या 84 यूनिट कुल कार्य है। राम पर डे कितनी यूनिट काम कर रहा है? 3। दिनों की संख्या क्या होगी? 84 में 3 से डिवाइड कर देना, 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 दिन लगेंगे राम को कार्य करने में। राम को कार्य करने में लगेंगे 28 दिन। ऑप्शन नंबर ए। तो ये एमपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ क्वेश्चंस हैं 12 सितंबर 2023 के पेपर से। हम अगली क्वेश्चन पेपर की सीरीज अगली वीडियोस में लाएंगे। तब तक के लिए आप ये पढ़ें और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करें।